हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एल क्लासेस पे। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं करंट अफेयर्स लेके। और हम जो है एक मंथली रिवीजन लेना स्टार्ट कर दिया है। आपके बैंक के एग्जाम आ रहे हैं, उसके अलावा और भी जो राजस्थान के एग्जाम हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण सी एक सीरीज स्टार्ट करी है। इसके अंदर हम सबसे पहले अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अक्टूबर से लेकर अभी जो फरवरी मार्च तक का टाइम पीरियड रहेगा, इनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और हमारा जो फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा केवल राजस्थान। तो राजस्थान के करंट अफेयर जो है वो हम पढ़ेंगे। और उसी श्रृंखला के अंदर आज पहली क्लास लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर का करंट अफेयर्स। अक्टूबर के अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो इसको शायद एक या दो पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से अक्टूबर महीने को, और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर से ध्यान रखना आप, क्योंकि आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन पुराने हैं, क्योंकि ये उस समय नए थे अक्टूबर के अंदर। आज आप जब इस क्लास को देख रहे हैं तो शायद ये क्वेश्चन आपको पुराने लग सकते हैं, पर क्योंकि क्वेश्चन रिसेंट के जो पिछले 5-6 महीने रहे हैं उनके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इसीलिए हम जो है अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं क्लासेस। और अक्टूबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला पार्ट जो है आपके सामने मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना किस जिले के अंदर है, तो ये भरतपुर के अंदर है। राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग के साथ में समझौता करा है। अब अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे और आप देखेंगे भरतपुर, भाई भरतपुर जो है वो हमारा एकदम इस कोने के अंदर आता है। अब भरतपुर के अंदर अगर हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं या किसी दूसरे राज्य के साथ में करेंगे, तो देखिए कौन सा हो सकता है। क्या राजस्थान के भरतपुर से हटता हुआ महाराष्ट्र हो सकता है, गुजरात हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, केरल हो सकता है। तो हमने इसके अंदर जो टाइप करा है वो किसके साथ में करा है, उत्तर प्रदेश के साथ में, ताकि उत्तर प्रदेश के अड़ता हुआ है भरतपुर और पर्यटन को जो है वो बढ़ावा मिल सके। इसके लिए केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के अंदर ध्यान रखना, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हमने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ में समझौता करा है। दूसरी बात एक और ध्यान रखना, पानी के अंदर जो कार्बन होता है उसकी स्टडी को बोलते हैं टील कार्बन। टील कार्बन यानी पानी के अंदर जो कार्बन मौजूद होता है उसकी स्टडी को बोलते हैं टील कार्बन। और टील कार्बन भी पहली बार हमने टील कार्बन का अध्ययन, अगर आप बात करें तो टील कार्बन का अध्ययन जो है ये भी कहाँ पे हुआ है अभी रिसेंट के अंदर, तो ये भी केवलादेव के अंदर ही हुआ है। दूसरी काम की बात, केवलादेव से आपको ये बात ध्यान रखनी है, देखो दो तरह की साइट्स होती है भारत के अंदर। एक है हमारे यहाँ पे रामसर साइट और एक होता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो केवलादेव ऐसा है जो रामसर के अंदर भी मौजूद है, रामसर साइट भी है। अच्छा, रामसर साइट किसके लिए है, तो ध्यान रखना ये आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए है। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो है एक चलता है रामसर साइट। तो रामसर साइट के अंदर भी केवलादेव आता है। और उसके अलावा जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है, यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के अंदर भी आता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी ध्यान रखना, कहीं आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की कौन सी ऐसी जगह है जो रामसर साइट भी काउंट होती है और यूनेस्को की विश्व विरासत भी काउंट होती है, तो केवलादेव है। ध्यान रखना कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। और अभी यहाँ पे टील कार्बन का अध्ययन भी करा गया है। और हमने किस राज्य के पर्यटन विभाग के साथ में समझौता किया है, तो वो हमने करा है उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो हर घर शौचालय, हर घर शौचालय बनाने के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान के ऊपर रहा है। देखिए हुआ क्या, मैं आपको इसकी पूरी स्टडी बताता हूँ। मोदी जी जो चुनाव जीते वो जीते 2014 के अंदर, सबसे पहले 2014 के अंदर जीते। और 2014 के अंदर इन्होंने जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है वो लॉन्च करा, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है पहला चरण जब इसका लॉन्च हुआ 2014 के अंदर, इसके अंदर हमें हमारा जो टारगेट था वो ये था, खुले में शौच मुक्त का, खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त भारत जो है वो हमको बनाना था। और इसके तहत क्या करा गया, तो इसके तहत बहुत सारी चीज़ें करी गई। जैसे इसके तहत अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर आपके पंचायत भवन है तो पंचायत भवन के पास में सामूहिक टॉयलेट का जो है निर्माण करा गया, कम्युनिटी टॉयलेट जिसको अपन बोलते हैं। उसके बाद में हर घर के अंदर शौचालय बनाए गए। अगर आप इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके अंदर भारत सरकार 1,20,000 रुपये घर बनाने की देती है, उसके अंदर आप देखना 12,000 रुपये टॉयलेट बनाने की भी मिलते हैं अलग से, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो पहला टारगेट था वो हमारा ये था कि हमें खुले में शौच मुक्त करना है। और ये भी बात ध्यान रखना, राजस्थान खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है पूरा 2018 के अंदर ही। फिर इसका भी दूसरा चरण हमने लॉन्च करा है। तो दूसरे चरण के अंदर हमने क्या करा है, तो दूसरे चरण के अंदर अब लोग बाग खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, तो अब शहरों को जो है साफ करना है। और इसी के लिए हमने
जो है कचरे का निस्तारण करने के लिए हमने चीज़ें स्टार्ट करी, जिसके अंदर आप देखते हैं कि गीला कचरा अलग रखना है, सूखा कचरा अलग रखना है, ताकि कचरे का निस्तारण जो है वो ढंग से हो सके। और आप देखना कि जो पब्लिक एरिया है वहाँ पे आपको दो तरीके के डस्टबिन दिखेंगे, हरे कलर का, नीले कलर का, सूखे कचरे का अलग, गीले कचरे का अलग। तो वो चीज़ें जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रही है। अब इसी के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि हर घर शौचालय बनाने के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर आता है, तो वो आता है झीलों की नगरी उदयपुर, है ना। इसको हम पूर्व का वेनिस भी बोलते हैं। दूसरी काम की बात उदयपुर के बारे में ध्यान रखना, अभी जीएसटी भवन कहाँ बना है, तो जीएसटी भवन भी उदयपुर के अंदर बना है। तीसरी काम की बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि उदयपुर जो है भारत का पहला आर्द्र शहर बना है। आर्द्र शहर यानी वेटलैंड सिटी। दो है भारत के अंदर, एक इंदौर को दिया है और एक दिया है उदयपुर को, पर अपने राजस्थान के हिसाब से जो है आप ध्यान रखना। अभी यहाँ पे रिसेंट के अंदर जीएसटी भवन भी बनाए। उसके अलावा उदयपुर की जो पिछोला झील है इसको अभी बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड भी मिला। उसके अंदर राजस्थान से एक ही झील ली है, पूरी दुनिया से शायद 40 झील ली है जिसमें राजस्थान की एक ही है, और वो है हमारे पिछोला झील। तो उदयपुर के बारे में सारी बातें ध्यान रखना। उसके बाद में और मैं अब आपको थोड़ा करंट अफेयर्स की बातें भी कनेक्ट कर दूँ, तो देखिए उदयपुर के अभी 2 महाराणाओं की डेथ हो चुकी है, अभी रिसेंट में आपने पढ़ा। तो एक तो मेवाड़ के महाराणा जो थे अभी रिसेंट में, जिनकी महेंद्र सिंह जी की डेथ हुई, महेंद्र सिंह मेवाड़, इनकी मृत्यु हुई। और अभी रिसेंट के अंदर ही आप जब ये क्लास देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अभी अरविंद सिंह मेवाड़ की भी मृत्यु हो गई है। अरविंद सिंह मेवाड़, इनकी मृत्यु हो गई है। काम की बात, अब ये दोनों महाराणाओं की मृत्यु हो गई तो इनकी छतरी कहाँ बनेगी, तो इनकी छतरी बनेगी महासतिया के अंदर। ये बात ध्यान रखना, ये आपके करंट अफेयर में सवाल बन सकता है। महासतिया कहाँ है, आहड़ उदयपुर के अंदर, यहाँ पे इनकी छतरी बनेगी। महेंद्र सिंह मेवाड़ के बारे में आपके एक करंट अफेयर का सवाल और बन सकता है कि इन्होंने कहाँ से ये सांसद रहे हैं, तो ये चित्तौड़गढ़ से सांसद रहे हैं, चित्तौड़गढ़ से सांसद रहे हैं ये महेंद्र सिंह मेवाड़। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, और अभी अरविंद सिंह मेवाड़ जो है उनकी भी मृत्यु हो गई। छतरिया बनेगी इनकी महासतिया के अंदर। उदयपुर के अंदर ध्यान रखना, पूर्व का वेनिस बोलते हैं। जीएसटी भवन अभी भारत राजस्थान का यहाँ पे बनाए। अभी जीएसटी की बैठक हुई थी जैसलमेर के अंदर। जीएसटी की बैठक कहाँ हुई, तो जीएसटी की बैठक हुई थी जैसलमेर के अंदर। ये जैसलमेर के अंदर जब बैठक हुई तो जीएसटी भवन का लोकार्पण करा गया, और वो कहाँ बनाया, उदयपुर के अंदर। और आर्द्र शहर भारत के 2 हो गए हैं, एक उदयपुर है और एक इंदौर है, ठीक है। तो ये वाली बात भी ध्यान रखना, आर्द्र शहर जो है वो कहाँ कौन सा बनाया, तो वो भी बनाया उदयपुर, ठीक है। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के अंदर, और इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। उसके बाद में पेरिस, पेरिस किसकी राजधानी, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन में प्रतिष्ठित डेयरी इनोवेशन अवार्ड, यानी डेयरी के अंदर आप क्या क्या इनोवेशन करते हैं उसके अवार्ड को लेकर राजस्थान के किस दुग्ध उत्पादक किस दुग्ध उत्पादक संघ को प्रदान करा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आशा महिला उत्पादक संघ, श्रीजा दुग्ध उत्पादक संघ तिरुपति, ब्यावर जिला डेयरी संघ और कैमल डेयरी संघ बीकानेर, ठीक है। तो ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये अवार्ड मिला है आशा महिला डेयरी उत्पादक संघ को, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना, डेयरी संघ है आशा महिला उत्पादक संघ, कहाँ का है, जयपुर का है। इसको पेरिस के अंदर अभी डेयरी इनोवेशन अवार्ड जो है वो मिला है, ठीक है। ये वाली बात भी आप ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है नमस्ते योजना, बहुत इंपॉर्टेंट सी योजना है, पिछले साल काफी ज्यादा हाईलाइटेड थी, ठीक है। देखो इसका है ना इंग्लिश के अंदर पूरा फुल फॉर्म है नमस्ते। नमस्ते का मतलब है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये पूरा नमस्ते का फुल फॉर्म है। अब इसके अंदर है क्या, योजना की बात करते हैं अपन। पिछले साल काफी ज्यादा हाईलाइटेड थी। देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर शहरों के अंदर मैनहोल होते हैं, है ना, जिसमें सीवरेज की लाइनें कनेक्टेड होती है। अब होता क्या है कि जैसे सपोज करिए ये पूरा एक कमरा है, तो इस पूरे कमरे के अंदर क्या है कि कोई विषैली गैस भरी हुई है, विषैली गैस भरी हुई है और पूरा कमरा पैक्ड है एकदम गैस से। अब जैसे ही मैं गेट खोलूंगा तो पूरे कमरे की गैस जो है वो उस गेट की तरफ जाएगी, है ना, बाहर निकलने के लिए। यही होता है सीवरेज लाइन के अंदर। सीवरेज लाइन के अंदर क्या होता है कि सीवरेज से जो है
बहुत सारी विषैली गैस बन जाती है। अब होता क्या है कि पूरा कनेक्शन रहता है और जैसे ही मैन होल खोलते हैं तो सारी गैस उस तरफ आती है और उस मैन होल के अंदर क्या होता है कि इंसान सफाई करने के लिए उतर जाता है नीचे। जैसे ही नीचे उतरता है तो विषैली गैस है वो सूंघता है और सूंघने से कई बार आपने पढ़ा होगा कि मैन होल में इंसान उतरे सफाई करने के लिए और उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु क्यों आती है? क्योंकि वो विषैली गैस जो है वो उस तरफ आती है गेट की मैन होल की तरफ और उससे फिर वो सूंघने से उसकी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है उसकी मृत्यु रहती। तो सरकार ने कहा कि देखिए क्योंकि ऐसा ना हो कि इंसान सफाई करने के लिए नीचे उतरा हो और उसकी जो है मृत्यु हो जाए, तो सरकार ने यही चीज़ चेंज करने के लिए एक योजना लॉन्च करी जिसका नाम था नमस्ते। इस नमस्ते योजना के तहत सरकार का क्या टारगेट था? सरकार का टारगेट ये था कि कोई भी सफाई कर्मचारी जो मैन होल को साफ करने जा रहा है, पहली बात तो उसके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट यानी प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, उसके पास में पीपी किट होना चाहिए, उसने मास्क लगा रखा हो, ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके पास में हो, फिर वो सफाई करने जाए। पूरी तरीके से उसके पास में ग्लव्स पहने हुए, उसने पाँव के अंदर ग्लव्स पहने, पाँव के दस्ताने हो उसके पास में, पूरी तरीके से एक प्रॉपर किट हो उसके पास में सफाई करने के लिए। और जहाँ तक हो सके तो इंसान उस मैन होल की सफाई ना करे, हम ऐसे रोबोट्स बनाएं जिससे वो मैन होल की सफाई हो सके। और सरकार ने इसी योजना के अंदर कहा कि इसको, जिसको हम बोलते हैं मैन होल, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे मशीन होल के नाम से, कि इस मैन होल को जो है मशीन होल बोला जाएगा और इस मैन होल की जितनी भी सफाई है वो सारी किससे करी जाएगी? मशीन से करी जाएगी। तो ये नमस्ते योजना थी प्रॉपर। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। तो नमस्ते योजना निम्नलिखित में किस समूह के कर्मचारियों से या किस कर्मियों से संबंधित है? तो कृषि, स्वच्छता, निर्माण, स्वास्थ्य। तो ये है स्वच्छता कर्मियों से। ठीक है, किससे है? स्वच्छता कर्मियों से। आप योजना का नाम पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही ध्यान पड़ जाएगी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये नमस्ते योजना थी जिसमें सरकार ने मैन होल से मशीन होल की तरफ लेके जाना है और हमें सैनिटेशन यानी सफाई का जो इकोसिस्टम है उसको चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद में अर्मेनिया। अर्मेनिया के अंदर चिरंजीवी तिवाड़ी जो अपने बीकानेर से संबंधित है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यूरोप एशिया चैंपियनशिप में किस खेल में रजत पदक जीता है? देखिए ये खेल जो है वो है जिसको हम बोलते हैं कूडो, है ना, मार्शल आर्ट होती है और भारत ने इसको मान्यता दे दी है इस खेल को। और जब से मान्यता दी है लगातार 6-7 सालों से राजस्थान इसके अंदर फर्स्ट रैंक पे चल रहा है। ठीक है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अक्षय कुमार है, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर बातें। तो अभी इसका क्या है, अर्मेनिया के अंदर हुआ और राजस्थान के अपने जो चिरंजीवी तिवाड़ी है इन्होंने इसके अंदर रजत पदक जीता है। कौन से खेल से संबंधित है? तो कूडो मार्शल आर्ट से संबंधित है ये। ठीक है, ध्यान रखना, बीकानेर के हैं ये। उसके बाद में IIT जोधपुर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी IIT है और बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में समझनी है। IIT जोधपुर ने किस विषय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है? तो देखिए पहली बात तो IIT जोधपुर के बारे में दो बातें और ध्यान रखना। एक तो ये कि इन्होंने हिंदी भाषा के अंदर जो है वो इंजीनियरिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया। हिंदी भाषा में पढ़ाई जो है वो करवा रही है अब IIT जोधपुर हिंदी भाषा में पढ़वा रही है। दूसरी काम की बात, इन्होंने एक ड्रोन बनाया है, IIT जोधपुर ने एक ड्रोन बनाया है जिसको आप हवा में उड़ा सकते हैं और इसको आप पानी में भी चला सकते हैं। हवा में भी उड़ेगा और पानी में भी चलेगा। ये ड्रोन डेवलप करा है अभी रिसेंट के अंदर किसने? IIT जोधपुर ने। ये वाली बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो खोला जा रहा है और वो किसका खोला जा रहा है? तो वो खोला जा रहा है AI का, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदी के अंदर बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं। अच्छा, अब इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने में मदद कौन कर रहा है? तो मदद कर रहा है मेटा इसमें मदद कर रहा है हमारी भारत के अंदर। अच्छा, मेटा क्या है? तो मेटा कंपनी है मार्क जकरबर्ग की, नाम सुना होगा आपने। मार्क जकरबर्ग अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ मेटा के अंदर क्या होता है। मेटा का फेसबुक मेटा का है, इंस्टाग्राम मेटा का है और व्हाट्सएप जो है वो भी मेटा का ही है। तो ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब कंपनी की मालिकिन, जो मेन मालिक कंपनी है वो है मेटा और मेटा के मालिक है मार्क जकरबर्ग। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने में मदद कर रहे हैं भारत के अंदर। और मेटा जो है वो इसके अंदर कितने रुपए दे रहा है? तो 10 करोड़ रुपए की सहायता करी है मेटा ने। ठीक है, ये वाली बात भी ध्यान रखना, मेटा ने कितनी सहायता करी है? तो 10 करोड़ रुपए की इसके अंदर सहायता करी है। एक और मैं आपको काम क्या बताता हूँ। अभी एक देश जिसने हाल ही के अंदर एक कानून बनाया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, वो है ऑस्ट्रेलिया। ये बात भी ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया अभी लेके आ गया है एक रूल, एक लॉ, जिसके अंदर ये कर दिया गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो आपके सोशल मीडिया जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो वो जो है ये भी बात ध्यान रखना। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT जोधपुर में खुल रहा है किसका? AI का।
और एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है खोलने में मदद कर रहा है मेटा। मेटा कितना फंड करा है? तो 10 करोड़ रुपए करा है। ये अगला क्वेश्चन उसी संबंधित। आईआईटी जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए मेटा मेटा जो मैंने अभी आपको बात बताई, कितनी फंडिंग प्रदान की जा रही है? तो अगर आप 10 करोड़ रुपए को कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके बन जाएगा 1000 लाख रुपए, जिसको हम बोलते हैं 10 करोड़। ठीक है, क्या है? 10 करोड़। और इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद में जोधपुर के अंदर अभी रिसेंट के अंदर एआईआर पुस्तकालय का उद्घाटन करा गया है। और इस पुस्तकालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो हमारे राजस्थान से संबंधित है, ऐसे तो 3 राजस्थान से संबंधित है, पर हमारे जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, इनके द्वारा जो है करा गया है। उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, इन जगदीप धनखड़ जी के द्वारा जो है जयपुर के अंदर एआईआर पुस्तकालय जो है वो खोला गया है। ठीक है, ये वाली बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ओम बिरला भी राजस्थान से आते हैं, कोटा के हैं। और ये कौन है? तो ध्यान रखना, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, वो कौन है? ओम बिरला। उसके बाद में प्रोफेसर दयानंद भार्गव, आजकल ये निधन वाले सवाल थोड़े ज्यादा बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर दयानंद भार्गव जो है अभी रिसेंट के दिन का निधन हो गया है। और वे किस क्षेत्र के प्रखर चिंतक थे? तो ये वो थे वेद विज्ञान, वेद का जो विज्ञान है उसके प्रखर चिंतक थे। और वेद के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वेद पार्क कहाँ है? तो वेद पार्क अभी रिसेंट के अंदर हमने नोएडा के अंदर बनाया है। ये वाली बात भी ध्यान रखना भाई, वेद का पार्क है, वेद की थीम के ऊपर पूरा पार्क बना हुआ है। और ये कहाँ बना है? तो ये बना है नोएडा के अंदर। उसके बाद में बठिंडा, बठिंडा में आयोजित 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में हर्षवर्धन सिंह जो है, इसने किस प्रकार की शूटिंग में पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्किट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर जीता है? स्किट के अंदर। उसके बाद में राजस्थान में कितने नगरीय निकाय खुले में शौच मुक्त जो है वो घोषित किए जा चुके हैं? अभी अभी अपन ने बात करी खुले में शौच मुक्त की, है ना, कि स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके तहत ये चीजें स्टार्ट करी गई थी कि खुले में शौच मुक्त रखना है। और खुले में शौच मुक्त के लिए अभी कितने नगरीय निकाय जो है वो कर दिए गए हैं? तो 240 नगरीय निकाय जो है इनको खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। उसके बाद में जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह, एक काम करता हूँ मैं आपको अगली क्लास के अंदर जो है बता दूंगा कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से मंत्री किस किस पद पे हैं, कौन कौन सा उनके पास में मंत्रिमंडल है। वो सारी बातें एक काम करेंगे अपन, एक जगह पे लिख लेंगे कि भाई जो हमारे दिया कुमारी है, दिया कुमारी जी के पास में कौन कौन से विभाग है ना, प्रेमचंद बैरवा जी के पास में कौन कौन से विभाग है। तो ये सारी चीज़ें अपन सारी एक जगह लिख लेंगे कि कौन कौन क्या क्या है, ताकि आपको उस पर भी सवाल बने विधानसभा के ऊपर भी, तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाए, है ना। अगली क्लास में वो मैं ऐड करवा दूंगा। तो जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह का मनोनयन किस पद पर अभी हाल ही के अंदर किया गया है? तो हमारी जो केंद्रीय वित्त सलाहकार सचिव समिति बनी है, इसके सदस्य बने हैं। ठीक है, इसके क्या बने? सदस्य बने। केंद्रीय वित्त सलाहकार समिति जो है इसके क्या बने? तो सदस्य बने हैं कौन? राव राजेंद्र सिंह, शाहपुरा नाम है इनका पूरा। ठीक है, जयपुर ग्रामीण से आते हैं। उसके बाद में 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन जो है उसका आयोजन कहाँ करा गया है? तो उदयपुर के अंदर करा गया है। 15वें बाल साहित्यकार सम्मेलन का उदयपुर के अंदर। उदयपुर के बारे में भी अपन ने बात करी बहुत सारी। एक तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जीएसटी भवन बना है। दूसरी काम की बात ध्यान रखना, जीएसटी भवन के साथ साथ ये भारत के अंदर जो 2 आदर्श शहर है उसके अंदर पहला आदर्श शहर यही बना है उदयपुर, और दूसरा है इंदौर। ठीक है, तो ये वाली बात भी ध्यान रखना। उसके अलावा साहित्यकार सम्मेलन जो है ये भी आप बात ध्यान रखना। उसके बाद में डॉक्टर कृति भारती को किस क्षेत्र की में भूमिका निभाने के लिए जस्टिस डीएस तेवतिया स्मृति नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इन्होंने बाल विवाह निरस्त और रोकथाम की मुहिम जो है वो चलाई थी, उसके लिए इनको जो है अक्टूबर के अंदर ये अवार्ड दिया गया। और 2-4 चीजें आपसे केस पूछ लिया जाए, जैसे राजस्थान के बड़े फेमस से हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक तो शारदा एक्ट ध्यान रखना आप। शारदा एक्ट जो है वो क्या है? तो शारदा एक्ट यही था कि शादी के लिए न्यूनतम आयु जो है वो फिक्स कर दी जाए, जो कि 14-18 करी थी, है ना। 18 थी मेल की, 14 थी फीमेल की। शारदा एक्ट, क्योंकि हरला शारदा अपने राजस्थान से थे, तो आप थोड़ा शारदा एक्ट भी से संबंधित ध्यान रखना, बाल विवाह से संबंधित। और एक आप ध्यान रखना विशाखा गाइडलाइन, क्या है कि राजस्थान आरएस के पेपर में आया भी है ये क्वेश्चन। विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है? तो ये आपके कार्यस्थल पर
यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है विशाखा गाइडलाइन, है ना। तो ये 2-3 बातें ध्यान रखना, राजस्थान से संबंधित एक्ट है और यही कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के अंदर है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। और कृति भारती को कौन सा अवार्ड दिया है रिसेंट में? बाल निरस्त एवं रोकथाम की मुहिम के लिए। उसके बाद में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, है ना, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जहां 5वीं राज्य योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखना मिनेश कहां पर है? तो ये है आपके कोटा के अंदर। मिनेश कहां पर है? तो ये है आपके कोटा के अंदर है, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, है ना। और ये वाली बात ध्यान रखना। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय पूछा जाए तो वो जयपुर के अंदर है। आपसे पूछा जाए दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे नाम है इसका पूरा। ठीक है, विश्वविद्यालय बाबा आमटे, तो ये कहां पर है? ये जयपुर के अंदर है, जामडोली जयपुर, है ना, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। उसके बाद में अगला है राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, RERTF जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल, है ना, यानी भारत की जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको वापस रिवाइव करना, उसको बढ़ाना। उसके लिए अभी टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो देखिए इसके अध्यक्ष क्योंकि बड़े लेवल पे बनी है, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? तो वो है भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, है ना। भजनलाल शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री है वो इसके होंगे। अच्छा, भजनलाल शर्मा जो है ये ध्यान रखना इनके मुख्यमंत्री। उसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया है, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद सोनी। ठीक है, और अभी राजस्थान के हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश का नाम है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये अभी हाल ही के अंदर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना। तो ये कल मैं आपको, अब जो अगली क्लास जो भी होगी आपकी उसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि अभी गवर्नर कौन है, हाई कोर्ट के अध्यक्ष कौन है, लोकायुक्त कौन है, हमारे यहाँ पे अगर आप पूछें सूचना आयुक्त कौन है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल इसके अंदर दे दूंगा। तो वो उसमें से भी कई बार सवाल बनता है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल रोको नेत्र ओरिया ओकासिदो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अमर हुसैन जो है ये किस कला से संबंधित है? तो अमर हुसैन का नाम बिल्कुल ध्यान रखना, ये काफ़ी फेमस है, इनका नाम चल रहा है, और ये तबला वादक है। ठीक है, कौन से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये तबला वादक है, ये वाली बात आप ध्यान रखना, है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट चाहिए चीज़। उसके बाद में कोटा नगर निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को, अक्टूबर पढ़ रहे हैं इसलिए आप ध्यान रखना, अक्टूबर के सवाल है। अब आप पूछोगे एकदम कि दशहरा मेला आप क्यों पूछ रहे हो, आप अभी क्यों पढ़ रहे हैं अपन? तो क्योंकि अक्टूबर करंट अफेयर्स है, तो ध्यान रखना 12 अक्टूबर को हमने दशहरा मनाया था और राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किया गया था कोटा के अंदर। देखो कोटा का मेला, सॉरी दशहरे का मेला अगर आपसे पूछ ले कहाँ का फेमस है, तो भारत के स्तर पर अगर आप जाएंगे तो भारत के स्तर पर जो है सबसे फेमस मेला बढ़ता है मैसूर का, है ना। और राजस्थान के स्तर पे जाओगे तो राजस्थान के स्तर पे सबसे फेमस मेला जो है वो बढ़ता है कहाँ का? तो बढ़ता है कोटा का। तो कोटा के अंदर कौन सा मेला भरा है? तो 131वां जो है वो बड़े लेवल पे मेला अभी बनाया गया है 12 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90वें आयुर्वेदिक दिवस पर राजस्थान के कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का जो है वर्चुअल शिलान्यास करा है? तो कितने करे हैं? तो इन्होंने करे हैं 8 जो है वो क्रिटिकल ब्लॉक्स जो है उसका अभी इन्होंने वर्चुअल लोकार्पण करा था मोदी जी ने अक्टूबर के अंदर। उसके बाद में आयुष्मान आरोग्य योजना सरकार की चल रही है ना, जिसके अंदर आप जो है आपकी जो बीमारी है उसका इलाज जो है वो फ्री है। अभी इसके अंदर रिसेंट के अंदर कैंसर जैसी जो घातक बीमारियां होती है उनके लिए डे केयर की सुविधा दे दी है। और डे केयर में कितने पैकेज में कितने डे केयर शामिल करे गए हैं? तो 73, है ना, यानी 73 तक का जो डे केयर है वो शामिल करा गया है किसके अंदर? तो ये कैंसर जैसी बीमारियों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर। उसके बाद में पर्यटन विभाग तथा बूंदी जिला प्रशासन द्वारा बूंदी महोत्सव मनाया गया है और ये इसका आयोजन कब किया गया? तो ये करा गया था 18 से 20 नवंबर को। ठीक है, कब करा गया था? तो 18 से 20 नवंबर 2024 को करा गया था बूंदी के अंदर, बूंदी जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा। अच्छा, आपसे पूछा जाए पर्यटन विभाग की मंत्री कौन है? आपसे ये बोला जाए पर्यटन विभाग जो है इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री दिया कुमारी जी खुद है ना। और आपसे बोला जाए पर्यटन विभाग भारत के कैबिनेट मंत्री कौन है?
पर्यटन विभाग जिनके पास में, तो कैबिनेट मंत्री आपसे पूछा जाए तो वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो यानी भारत हो या राजस्थान, दोनों मंत्री अपने राजस्थान के ही हैं। राजस्थान का पर्यटन विभाग संभाल रही दिया कुमारी और भारत का पर्यटन विभाग संभाल रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये वाली बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम सरकार क्या कर रही है, सरकार ने एक नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम लॉन्च करा है, जिसके अंदर क्या होता है कि किसानों को विदेश का भ्रमण करवा रहे हैं, विदेश का भ्रमण करवा रहे हैं। और विदेश का भ्रमण के अंदर क्या है, तो ये जाके आउट ऑफ इंडिया जाके, यानी भारत से बाहर जाके टेक्नोलॉजी सीखेंगे कि भाई जैसे भारत के बाहर जो हो रहा है तो कृषि का विकास वहाँ के किसान किस प्रकार से कर रहे हैं, हम क्या क्या कमी कर रहे हैं, हमें क्या क्या और डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए राजस्थान सरकार अपने पैसों पे क्या करती है, तो लोगों को भेजती है बाहर, ताकि वो बाहर से कृषि सीख के आएँ और राजस्थान का कृषि में योगदान जो है वो उसको और बढ़ाया जा सके। अब कितने जने भेज रहे हैं, तो इसमें भेज रहे हैं हम 100 जने। इस 100 में से 80 जने जो हैं वो किस क्षेत्र के हैं, तो वो है कृषि क्षेत्र के, और 20 जने जो है वो किस क्षेत्र के हैं, तो वो है डेयरी क्षेत्र के। 20 जने किस क्षेत्र के हैं, तो वो डेयरी क्षेत्र के हैं, और 80 जने किस क्षेत्र के हैं, तो वो हैं कृषि क्षेत्र के। तो टोटल हम कितने जने भेज रहे हैं, तो हमने भेजा है 100 जनों को। ठीक है, विदेश भ्रमण पे, किसके तहत, तो ध्यान रखना नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत, है ना। उसके बाद में प्रदेश की सड़क की गुणवत्ता सुधार और उसको बरकरार रखने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है, इन्होंने अभी रिसेंट के अंदर कौन सी ऐप को लॉन्च करा है, तो ध्यान रखना सेवा ऐप को लॉन्च करा है। कौन सी ऐप लॉन्च करी है, तो वो लॉन्च करी है सेवा ऐप। अब सेवा ऐप जो है वो इन्होंने लॉन्च करी है काई के लिए, तो सड़क सुधार के लिए। सड़क सुधार के लिए मैं आपको एक ऐप और बताता हूँ, आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना, कभी पूछ ले कोई। तो NHAI डिपार्टमेंट है, NHAI जो हमारे नेशनल हाईवे बनाता है, नेशनल हाईवे के अंदर भी सड़क सुधार और सारी चीज़ों के लिए एक ऐप लॉन्च करी है ना, जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा। ये ऐप लॉन्च करी है हाईवे के लिए, है ना, ये ध्यान रखना। पर वो भारत सरकार ने करी है और ये हमारी राजस्थान सरकार ने करी है सेवा ऐप। उसके अलावा और अभी हम करंट अफेयर जब पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको और एप्लीकेशन सारी एक साथ लिखवा दूंगा, जैसे राजकॉप ऐप जो है वो भी लॉन्च करी है अभी रिसेंट के अंदर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी अपन जो आया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च करी गई है, तो वो है सेवा ऐप। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 की है। और इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर सरकार का टारगेट है, सरकार का कहना है कि आप क्या करें, आप बीमा करा लो। आपको लग रहा है कि आपकी फसल जो है वो खराब हो सकती है ना, वो खराब हो सकती है, तो आप उसकी बीमा करा लो कि भाई अगर आपकी फसल के अंदर, जैसे सपोज करो इस बार पानी नहीं हुआ, या इस बार जो है पानी नहीं हो रहा, या आपके अकाल पड़ गया, तो आप जो है उसका बीमा करा लो, आपको सरकार जो दे देगी। अब बीमा के अंदर राशि क्या है, तो देखो खरीफ फसल जो है आपका जितने का भी आपको प्रीमियम कराना है उसका 2% आपको पे करना पड़ेगा। रबी की फसल के लिए प्रीमियम दर कितनी है, 1.5%, और वाणिज्य और बागवानी फसल के लिए कितनी है, 5%। फिर दिमाग में सवाल आता है कि खरीफ फसल क्या, रबी फसल क्या, तो देखो मैंने मेरी तरफ से एक ट्रिक बना रखी है जो मैं आपको बताया था, वो है खजूस और राम। खजूस के अंदर खा क्या है, तो यह है खरीफ, जू क्या है, जू से हो गया जून, और स से हो गया सितंबर। यानी खरीफ फसल जून में उगाते हैं, सितंबर में काटते हैं। ठीक है, रबी के अंदर क्या है, तो रबी के अंदर राम के अंदर रा क्या है, रा तो हो गया रबी, अ क्या हो गया अक्टूबर, और म क्या हो गया मार्च, है ना। यानी अक्टूबर में उगाएंगे और मार्च में काटेंगे। तो ये खरीफ फसल हो गई, ये आपके रबी फसल हो गई। अब देखो जून में उगाया, सितंबर में काटा, यानी जून के बाद में आया जुलाई, जुलाई के अंदर आएगी बरसात, यानी इस फसल को चाहिए पानी, पानी वाली फसल है, मानसून वाली फसल है ये वाली। मानसून के अंदर आएगा पानी, पानी सबसे ज़्यादा किसको चाहिए, तो वो है चावल, तो चावल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रबी, अक्टूबर से मार्च, मार्च में आती है होली, होली में हम जलाते हैं गेहूं की डाली, आप जलाते हैं होली के अंदर गेहूं की डालियाँ जलाते हैं, क्योंकि गेहूं की नई नई फसल आती है। तो रबी का एग्जाम्पल क्या हो गया, गेहूं। ठीक है, फिर दूसरी काम की बात, जून में उगा दी, सितंबर में काट दी, अक्टूबर में उगा दी, मार्च में काट दी। यानी किसान जो है मार्च से लेके जून तक कुछ भी फसल नहीं हो रही, मार्च में काट दी उसको, अगली फसल जून में उगाएंगे। तो इस दौरान भी एक फसल उगाई जाती है जिसका नाम है जायद फसल, पूरी गर्मी की फसल है, मार्च से जून के बीच में आती है जायद फसल, पूरी गर्मी की फसल। गर्मी पड़ती है राजस्थान में भयंकर, पर फसल के अंदर सारी फसलों के अंदर पानी, जैसे खरबूज, तरबूज,
ककड़ी, खीरा, ये सब जायद के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। अब जो रबी फसल है यानी अक्टूबर से मार्च वाली, यानी जो सर्दी की फसल है, वो हमारे यहाँ पे कम उगती है, तो हमारे यहाँ पे प्रीमियम भी जो है उसका 1.5% है। खरीफ जो है वो ज़्यादा उगती है क्योंकि मॉनसून डिपेंडेंट फसल है, बरसात के ऊपर डिपेंड करती है, तो खरीफ फसल का प्रीमियम है 2%। उसके अलावा वाणिज्य फसल, वो फसल जिसको बेच के आप पैसा कमाते हैं, जैसे गन्ना, कपास, ये सारी जो फसलें हैं इनको वाणिज्य फसल के अंदर कहते हैं। और ये फसल जो है इसका प्रीमियम दर कितना है, तो इसका प्रीमियम दर है 5%। ठीक है, इसका प्रीमियम दर कितना है, तो इसका प्रीमियम दर है 5%, यानी उपरोक्त सत्य है। और काम की बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा हुआ आईएएस के अंदर, सेम यही प्रश्न है एग्जैक्ट। तो प्रीमियम दर ध्यान रखना, खरीफ के लिए कितनी है 2%, रबी के लिए 1.5%, वाणिज्य बागवानी फसलों के लिए कितनी है 5%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 से 17 अक्टूबर आयोजित 2024 मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? देखो, दो महोत्सव है, एक तो है मारवाड़ महोत्सव और इसको मांड महोत्सव भी बोलते हैं। पहले इसका नाम मांड महोत्सव था। ये तो हम मनाते हैं अक्टूबर के अंदर, कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। और एक ऐसे ही मिलता जुलता है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव बनता है फरवरी के अंदर, और ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है जैसलमेर के अंदर। कहाँ बनता है? तो ये बनता है जैसलमेर के अंदर, जिसके अंदर आपने सुना होगा मिस मूमल और ये अवार्ड मिलते हैं, तो वो वाली बात है ना। तो मारवाड़ मांड महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? तो ये बनाया गया है जोधपुर के अंदर। उसके बाद में 5वें अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर राजस्थान में किस सरकारी स्कूल का देश में शीर्ष स्थान रहा? सबसे पहली बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने दिए? तो ये दिए हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी देवी मुर्मू ने, है ना। उसमें अब ये अवार्ड के अंदर सबसे बेहतरीन राज्य कौन सा रहा? तो वो रहा ओडिशा। स्कूल वाली कैटेगरी, स्कूल कॉलेज के अंदर कौन सी स्कूल है? तो ध्यान रखना सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, तो मैं सरकारी स्कूल लिख देता हूं। सरकारी स्कूल है कौन सी? तो ये है जेठाना का बास, जेठाना का बास, फतेहपुर सीकर, जेठाना का बास, फतेहपुर सीकर। और सीकर स्कूल जो है ये अपने जो है सर्वश्रेष्ठ रही है पूरे भारत के अंदर। ध्यान रखना इसके अंदर जेठाना का बास के अंदर, है ना। राज्य कौन सा है? ओडिशा। और सीकर स्कूल जो है वो सर्वश्रेष्ठ रही है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये जो दूध के जो कर्मचारी हैं, जो जितने भी दुग्ध उत्पादक हैं, जो अपने डेयरी में जाके अपना दुग्ध जो है वो सबमिट कराते हैं, तो उनको जो है सरकार क्या करती है? अनुदान देती है। ठीक है, तो दूध उत्पादकों को कितने रुपए का प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है? तो वो है 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। उसके बाद में प्रधानमंत्री ई बस सेवा। देखिए, भारत सरकार जो है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर क्या कर रही है? तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर अब थोड़ी हम डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं। उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि हम है ना बायोफ्यूल को लेके आए हैं। जैसे आप देखना आपकी जो गाड़ी है, कोई सी भी आपके सामने मोटरसाइकिल है, उसके अगर आपने नहीं ली है अभी, तो देखना उसके पेट्रोल टैंक के ऊपर E20 लिखा होगा। E20 का मतलब क्या है? कि इसके अंदर इथेनॉल है 20%, है ना। यानी 100% जो है इसके अंदर 80% तो है पेट्रोल और 20% है इथेनॉल। अब इथेनॉल जो है ये बायोफ्यूल है ना। बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल से बन रहा है इथेनॉल। तो सरकार ने जो है अभी ये लॉन्च करा है ताकि हमारी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी खत्म हो सके और हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ सके। उसके लिए सरकार ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको बढ़ावा दे रही है। उसके लिए आप देखना होगा सब्सिडी मिलती है, जैसे फेम सब्सिडी आपने नाम सुना होगा। तो ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। हाइब्रिड कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो वही सरकार ने कहा कि भाई बसें जो है, जो लोकल बसें हैं, जो आपके जैसे जयपुर शहर के अंदर आपने सिटी बसों को देखा होगा, तो बड़ी बड़ी बसें चलती है। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्टार्ट करी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक बसें रहेगी सारी। इसके बारे में आपको बताना है कि ई सेवा का प्रारंभ 16 अक्टूबर 23 को बिल्कुल करा गया। राजस्थान के 8 शहरों में 500 ई बसों का संचालन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। और शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य, बिल्कुल उद्देश्य, यानी हमारे सभी कथन जो है वो इसके अंदर सत्य हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमारे सभी कथन जो है वो क्या हो जाएंगे? वो जाएंगे सत्य। उसके बाद में राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक तथा राज्यसभा सांसद भी रहे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और वो कौन रहे? तो वो रहे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, है ना। तो ध्यान रखना। और अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है पुलिस महानिदेशक, तो वो है उत्कल रंजन साहू। उत्कल
रंजन साहू, यू आर साहू, उत्कल रंजन साहू, ये भी पुलिस महानिदेशक है। बाकी इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर और सारी जो है वो लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा सरहद संवाद प्रोग्राम जो है वो चलाया गया, यानी सरहद पे लोगों की क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या किस तरीके से सॉल्व करा जाए, तो उसको लेके भी जो है जिला प्रशासन ने चलाया है सरहद संवाद कार्यक्रम। और ये कहाँ पे चलाया, तो ये चलाया है बीकानेर के अंदर, ठीक है। कहाँ चलाया, बीकानेर के अंदर। अनूपगढ़ तो अब जिला रहा नहीं, है ना, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में सूचना का अधिकार, आरटीआई जिसको आप बोलते हो हिंदी के अंदर, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई। आरटीआई एक्ट के बारे में आप पढ़ोगे तो ये आप पढ़ोगे कि नरेगा और इनमें जो मतलब ये जो घोटाले चल रहे थे तो उसको लेके भीम जो वो थी पंचायत समिति, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई और उसको लेके ब्यावर में काफ़ी धरना दिया गया और फिर ये आरटीआई एक्ट जो है पास हुआ। तो इसी को लेके अभी संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है ब्यावर के अंदर ही, और जगह का नाम है नरबत खेड़ा, ठीक है, नरबत खेड़ा। देवमाली ब्यावर, ये ध्यान रखना, बेस्ट टूरिज्म विलेज गई है, बेस्ट टूरिज्म विलेज गई है देवमाली ब्यावर, ठीक है। और ये ध्यान रखना नरबत खेड़ा ब्यावर यहाँ पे बन रहा है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका, नाम ध्यान रखना, कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। अनंतजीत सिंह नरूका और राजेश्वरी चौहान, दो नाम ध्यान रखना, राजेश्वरी चौहान जालोर की है, ये टोंक के हैं, और मैं लिख दूं तो ये टोंक के हैं। आपसे जिला पूछ लिया जाए, इनका जिला पूछ लिया जाए तो इनका जिला जालोर है। राजस्थान से ये दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था, ओलंपिक में भाग लिया, दो ही खिलाड़ी हैं राजस्थान से, ध्यान रखना, जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। अनंतजीत सिंह नरूका और राजेश्वरी चौहान, दोनों किससे संबंधित थे, तो दोनों शूटिंग से संबंधित है, ध्यान रखना। अब वो मेडल तो कोई लेके नहीं आए थे दोनों, पर दोनों ध्यान रखना भाई कहाँ कहाँ से कोई पूछे। अनंतजीत सिंह नरूका टोंक से हैं और राजेश्वरी चौहान कहाँ से, जालोर से हैं, ठीक है। शूटिंग के अंदर इनको मेडल मिला, ओलंपिक में भाग लिया था। और अभी आईएसएफ जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है उसका अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके अंदर राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद में राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र जो है ये कहाँ खुल रहा है, तो भारतपुर जो है यहाँ पे खुल रहा है। मैं आपको एक बार सारे उत्कृष्टता केंद्र लिखवाया था, है ना, सारे अपन उत्कृष्टता केंद्र लिखते थे। देखो ये ध्यान रखना, उत्कृष्ट केंद्र कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर है, ये वाली बात ध्यान रखना, है ना। जैसे आपसे बोला जाए सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फल, सिट्रस फल कौन से, तो जो नींबू वाले जो फल होते हैं ना जिसमें सिट्रस होता है उसके, तो ये कहाँ पर है सिट्रस फल का, तो ये है नानता कोटा के अंदर, नानता कहाँ, कोटा के अंदर। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अनार का कहाँ है, तो अनार का कहाँ है, तो अनार का है बस्सी जयपुर के अंदर। तीसरा आपसे पूछ लिया जाए कि खजूर का कहाँ है, खजूर का है सागर भोज का जैसलमेर, है ना, कहाँ पर है, सागर भोज का जैसलमेर। उसके बाद में अमरूद का देख लेते हैं, ये अभी रिसेंट के अंदर बने, सरकार का नोटिफिकेशन आया तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। देवड़ावास, देवड़ावास कहाँ है, तो टोंक के अंदर है। अभी आरएस के अंदर सवाल भी आया है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में संतरा, संतरा का कहाँ है, तो ये है झालावाड़, है ना, झालावाड़ जिसको रायसन का नागपुर भी बोलते हैं संतरों के लिए, है ना। झालावाड़ में हमने बनाया संतरों का। और उसके बाद में अगला है आम का, आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो ये है धौलपुर के अंदर। उसके बाद में सब्जी फल, है ना, सब्जी फल जो है सब्जी, जिनकी सब्जी बनती है ना वो सब्जी वाले जो फल है ना, इनका ये इनका इनका उत्कृष्टता केंद्र इन्होंने कहाँ बनाया, तो ये बनाया बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर।
और फलों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो ये है आपके सवाई माधोपुर के अंदर। उसके अलावा सीताफल, सीताफल का कहाँ है? तो ये बन रहा है चित्तौड़ के अंदर उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, ये फलों से संबंधित। उसके अलावा भी अपन ने बात कर ली कि मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुल रहा है? तो ये है भरतपुर के अंदर, है ना। ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट भी है। मैंने आपको सारे एक जगह लिखवा दिए हैं, तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख के चलना। ठीक है, उसके बाद में प्रदेश में किस योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे? तो नशा मुक्ति केंद्र आजकल एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है सरकार की कि भाई नशा मुक्ति हो। तो वो कौन सी योजना है? तो वो है नई किरण, यानी जो लोग बाग नशे की लत में फंस चुके हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए अभी रिसेंट के अंदर सरकार ने जो है एक नई योजना लॉन्च करी है, जिसका अंदर है नई किरण, कि भाई आपको जीवन जीने की जो है एक नई किरण वो है दी जाएगी। तो उसके लिए नई किरण योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसके बाद में 18 से 28 अक्टूबर तक 27वें लोक रंग महोत्सव, लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर। उसके बाद में एंटी नारकोटिक्स, नारकोटिक्स वही आपके जो ये ड्रग्स वाला काम हो गया ना, उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए बनाई जाती है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। इसका पुलिस स्टेशन जो है भी रिसेंट में कहाँ स्थापित करा गया है? जयपुर के अंदर। ये वाली बात ध्यान रखना, जयपुर के अंदर इसको स्थापित करा गया है। उसके बाद में किन योजनाओं का नाम बदल के मुख्यमंत्री, अच्छा ये ध्यान रखना, अभी रिसेंट के अंदर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने बहुत सारी योजनाओं के नाम बदले हैं। जैसे बाल गोपाल नाम योजना जो है उसका चेंज कर दिया, पन्नाधाय कर दिया, जिसके अंदर बच्चों को दूध स्कूल के अंदर दिया जाता था। तो ऐसी योजनाओं के नाम ध्यान रखना, किस किस योजनाओं का नाम चेंज कराएं। तो अभी रिसेंट के अंदर नाम बदलकर मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना कर दिया गया है। इसके अंदर क्या होता था कि महिलाएं जो है उनको रोजगार देने के लिए सरकार चाहती है कि भाई महिलाओं को स्वयं रोजगार हो, तो वो उनको स्किल डेवलपमेंट करती है उनका, है ना, ये सारी चीज़ें करती है। तो सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही थी पहले, जैसे इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण था, है ना, एक था महिला शक्ति कौशल संवर्धन योजना, उनका कौशल बढ़ाना, उनको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो उद्यम प्रोत्साहन योजना था। तो इन सबको मर्ज करके एक ही योजना बना दी है, इन सबको मर्ज करके एक ही योजना बना दी, इसका नाम है नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। ठीक है, उसके बाद में कृत्रिम गर्भदान से देश के पहले गोडावण, गोडावण पक्षी है, ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य पक्षी है ना गोडावण। और इसकी अब जो क्या हो रहा है कि अभी रिसेंट के अंदर ये विलुप्त होता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो मरु उद्यान है, मरु उद्यान के अंदर सुदासरी जैसलमेर, यहाँ पे अभी जो है कृत्रिम तरीके से इनका एक जो चूजा जो उसका बच्चा है गोडावण का, उसका जन्म हुआ है कहाँ पे? सुदासरी जैसलमेर के अंदर, है ना। ये बात ध्यान रखना, मरु उद्यान सुदासरी जैसलमेर जगह है जहाँ पे ये कृत्रिम गर्भदान से गोडावण का जन्म हुआ है। उसके बाद में राजस्थान के किस जिले के अंदर गोवर्धन योजना जो है वो संचालित की जा रही है? पहले गोवर्धन के बारे में समझते हैं। देखो, इसका भी इंग्लिश में फुल फॉर्म है गोवर्धन। इसका फुल फॉर्म है गैल्वनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेस, बायो एग्री रिसोर्सेस। इसके अंदर सरकार क्या कर रही है? तो सरकार कह रही है कि भैया जितने भी आपके एग्रीकल्चर वेस्ट है, यानी कृषि से उत्पन्न वाली जो चीज़ें जो आपके काम नहीं आ रही है ना, जैसे वो है, तो उनको आप यूज़ करके, और आप क्या करो, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो आपके कृषि का जो वेस्ट है, कृषि का जो वेस्ट है, उससे आप क्या बनाओ, उससे आप बनाओ बायोगैस, बायोगैस, है ना, बायोगैस जो है आप बनाओ। और आप ऐसे कृषि वेस्ट जो है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गए, इनसे अगर आप बायो वेस्ट बनाते हो, और आप बायोगैस बनाते हो, उसको लेके आप जो प्लांट खोलोगे, तो प्लांट खोलने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। सरकार क्या कर रही है? आपको सब्सिडी दे रही है। कितनी सब्सिडी दे रही है? तो या तो 10,000 रुपये ले लो या 50% ले लो। आपकी जो भी लागत आई है, लागत का 50% पर यूनिट, एक यूनिट खोलने में, या 10,000 रुपये तक की सब्सिडी, या फिर 50% जो भी आपकी लागत हुई है, दोनों में से जो भी कम होगा वो सरकार आपको दे देगी। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना, गोवर्धन योजना। अच्छा, अब ये कहाँ संचालित करी जा रही है? राजस्थान के अंदर। तो ये भीलवाड़ा के अंदर संचालित करी जा रही है ना, राजस्थान में कहाँ संचालित करी जा रही है? भीलवाड़ा के अंदर।
उसके बाद में भीलवाड़ा की ही दुग्ध उत्पादक लाभार्थी श्रीमती माया देवी कुमावत को गोवर्धन योजना, जो भी अपन बात कर रहे थे ना गोवर्धन योजना, कि आप गोबर और इन सब से जो है यूज़ करके और आप बायोगैस बना सकते हो। गोबर से बायोगैस बनती है, एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोगैस बनती है, एनिमल वेस्ट जो एनिमल जो डंग है, गोबर है, इनसे बायोगैस बनती है। तो आपके पास में अगर गौशाला है या आपके पास में गायें ज़्यादा है तो आप वहीं पे पास में एक प्लांट बना सकते हैं जिससे बायोगैस का निर्माण हो, और अगर आप वो प्लांट सेटअप करते हैं तो सरकार आपको सब्सिडी देती है। ये योजना है गोवर्धन योजना। और भीलवाड़ा की ही दूध उत्पादक लाभार्थी माया देवी कुमावत को गोवर्धन योजना के तहत पहला कार्बन क्रेडिट कार्ड का चेक किसने भेंट किया है? तो ये स्वयं अमित शाह जी जो है हमारे सहकारी मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखना, सहकारिता के मंत्री अमित शाह, इन्होंने ये कार्ड जो है वो इनको सौंपा है। उसके बाद में राजस्थान में पश्चिमी जिलों में 60 गीगाबाइट क्षमता का सोलर विंड हाइब्रिड परियोजना। हाइब्रिड वाली बात ध्यान रखना भाई, हाइब्रिड क्या होती है? आप देखो, जैसे ये आपके पास में खेत है, अब ये खेत है, इस खेत में आपने क्या करा? तो आपने सोलर पैनल लगा दिए, ये आपने सोलर पैनल लगा दिए भाई, खेत के अंदर आपने क्या करा? ये आपने लगा दी सोलर पैनल, और सोलर पैनल से आप, ये सोलर पैनल है ना, सोलर है ये सोलर पैनल, अब इससे आप कौन सी ऊर्जा बना रहे हो? तो इससे आप बना रहे हो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का निर्माण कर रहे हो, ठीक है। अब ये बीच में जगह खाली है, बीच में जगह खाली, तो आपने ये लगाया खंबा और आपने यहाँ पे लगा दी विंड मिल यानी पवन चक्की, और इससे भी आप ऊर्जा बना रहे हो। अब इससे आप कौन सी ऊर्जा बना रहे हो? तो इससे आप बना रहे हो पवन ऊर्जा, ठीक है। तो यानी जब एक ही क्षेत्र में हम एक से ज़्यादा प्रकार की ऊर्जा का निर्माण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऊर्जा, है ना। ये वाली बात ध्यान रखना। जैसे ये मेरा खेत है, खेत के अंदर मैंने सौर ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट लगा रखे हैं, और खाली जमीन के अंदर खंबे लगा के हमने विंड मिल भी लगा दी, पवन चक्की भी लगा दी, उससे पवन ऊर्जा बना रहे हैं। तो ऐसी योजना को बोलते हैं हाइब्रिड परियोजना। और इसके लिए हमने भी किसके साथ में समझौता करा है? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात जो है इसके साथ में समझौता करा है, ठीक है, इसके साथ में समझौता करा है। उसके बाद में राजस्थान सरकार के निर्देश पर 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सुरक्षा सखी संवाद यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है अभी रिसेंट के अंदर हमने संवाद पखवाड़ा चलाया था। और कितने थानों में ये चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1000 थानों के अंदर, है ना। कितने थानों में चलाया गया था? तो चलाया गया था 1000 थानों के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो अक्टूबर करंट अफेयर्स का पहला पार्ट जो हमने पढ़ा, और इसके अंदर हमने क्वेश्चंस करे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, और आपके और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो उन पे अगर अमल करने योग्य वो होंगे कमेंट, तो उस पर बिल्कुल अमल करा जाएगा। और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इस क्लास का लाभ उठा सके, ठीक है। तो मैं अभी आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।